टेंस आज ए पार्ट सेकंड। ठीक है, कल आपने पार्ट 1 में क्या करा था भाई, जो टेंस है उसकी डेफिनेशन करी थी, टेंस के टाइप करे थे। ठीक है, आज आप बात करांगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की। किसकी बात करांगे आप? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। इसने हिंदी में क्या बोलेंगे आप? वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। ठीक है, ये अपना हिंदी में है। ठीक है, अब इसकी सबसे पहला करांगे पहचान। ठीक है, पहचान में क्या है? आइडेंटिफिकेशन है हिंदी के अंदर। भाई हिंदी के जिन वाक्य के अंत में क्या लिखांगे? हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ आदि आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। भाई हिंदी का जिस वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ। क्या है? ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये वर्ड आम है। तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, वे फुटबॉल खेलते हैं, वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आएगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये आवे ना। तो वहाँ पर कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करें, ये तो हिंदी की बात थी। अब बात करें इंग्लिश में। देखो, अब हिंदी में तो चलो भाई अपन ने वाक्य पढ़ लिया, उसका अंत में ता है, ते है, ती है, ये मिल गए, अपन ने बोल दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश का कोई वाक्य दे दे और आपने तो पूछने लग जाए भाई बताओ कौन सा टेंस है। अब इंग्लिश में तो ये मिला है को नहीं, अपन है ता है, ते है, ती है, को नहीं मिला है ना। तो आप ही इंग्लिश में दो चीज़ देखेंगे वाक्य के अंदर। कौन सी देखेंगे? पहली देखेंगे मेन वर्ब। कि देखेंगे? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। कौन सी देखेंगे? मुख्य क्रिया। ठीक है, और दूसरा देखेंगे आप उसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। कौन सी देखेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, आप इंग्लिश का वाक्य में दो चीज देखेंगे। कौन सी? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, अब आपने वाक्य देखा और उसके अंदर कौन सी मेन वर्ब होनी चाहिए ताकि आप बोल सकें कि ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर आपने जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गल है आपने क्या मिलेगा? एस या ई एस लग गया मिलेगा। क्या मिलेगा? एस या ई एस लग गया। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब अपने वाक्य के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब मिला कौन सी? डू और डज। कौन सी? डू और डज। तो अपना वहां पर कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? मेन वर्ब कौन सी मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब की मिलेगी डू और डज। क्लियर है? अब देखो, अब बात करा भाई अपने देख ली। ठीक है, अब कोई आकर नहीं पूछ ले मेन वर्ब वो क्या है। अब अपने मेन वर्ब तो बोल दी। ठीक है भाई, मेन वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब कोई अपने तो यही पूछ ले कि मेन वर्ब वो क्या है। ठीक है, ये लिख लिया अभी ऊपर का। देखो, अब यदि कोई पूछा है कि आपने जो मेन वर्ब बोली है भाई, आप वाक्य में देखेंगे कि मेन वर्ब देखेंगे। ठीक है, कि देखेंगे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब कोई पूछे कि मुख्य क्रिया क्या है या बताइयो। ठीक है, तो यह क्या है? ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस
अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अपने क्या हुआ है, देखो मेन वर्ब क्या हुआ है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस, जो हमें बता हुआ है अबाउट द एक्शन, कार्य के बारे में, ऑफ द सब्जेक्ट, किसके, कर्ता के। ठीक है, यानी कि क्रिया का वो रूप, क्रिया का वह रूप जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताए, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कि वहाँ मुख्य क्रिया, यानी कि वो रूप जो अपन के बता होगा, क्रिया जो करता है, इनकी जो सब्जेक्ट है वो काम के कारण लग रहा है। ठीक है, जैसे भाई राम पुस्तक पढ़ता है, अब राम के कारण लग रहा है, पुस्तक पढ़ने लग रहा है ना, यानी कि राम का मुख्य काम क्या हो गया, पढ़ना। क्या हो गया, पढ़ना। तो अपनी जो पढ़ना है वो क्या, अपनी मेन वर्ब है। ठीक है, अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। यदि हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ भाई, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हिंदी में क्या बोला, हाँ सहायक क्रिया। क्या बोला, हाँ सहायक क्रिया। ठीक है, या क्या होगा, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, यानी कि ए फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट द टाइम, समय के बारे में, किसका, ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के, यानी कि जो काम करया है वो किस समय करया है। ठीक है, उसके बारे में जो आपने बतावेगी वो क्या होगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि क्रिया का वो रूप जो हमें मुख्य कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए। भाई जो आपने काम करया है सब्जेक्ट ने, वो किस टाइम पर करया है, वर्तमान में करया है, भूतकाल में कराया था, या फिर भविष्य काल में करेगा, उसके बारे में जो बतावा है। ठीक है, वो अपनी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर है, लिख लिया, चलिए साफ कर दूं, लिखो जल्दी। अब साथ में देखो, आपने मेन वर्ब में दो चीज पढ़ी थी। ठीक है, एस और ई एस लग गया था, और हेल्पिंग वर्ब की पढ़ी थी, डू और डज। ठीक है, अब आप नोट लिखेंगे। देखो, अब आपने नोट लिखा। अब बात करा भाई आपने जो डू और डज लाया है वाक्य में, वो कहाँ पर लगाओगे। अब ये तो है नहीं भाई एक के वाक्य में दोनों डू और डज यूज कर देंगे। ठीक है, और ना ये भाई आप जो सा वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं है उसमें भी लगा देंगे। ठीक है, तो उसका एक तरीका होगा, पहला नोट लिखो, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में कौन से आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ होगा। डू का प्रयोग कहां पर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल कौन से आई वी यू दे, ये अपने के हैं प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ में यदि वाक्य में आवे हैं तो अपना कौन सा होगा, डू का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर में कौन से आ गए,
ही, सी, इट और कोई भी नेम है जो एनी नेम के साथ होगा, के साथ होगा। ठीक है, देखो डज डू का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल कौन से आई, वी, यू थे। ठीक है, और डज का होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कौन से ही, सी, इट और कोई भी नेम है जो। ठीक है, इनके साथ में किसका होगा, डज का। क्लियर है। अब देखो, अब ये तो हो गया डू डज का। अब आपने एक चीज और पढ़ी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का। ठीक है, एस और ई एस का पढ़ा था ना। तो यहाँ पे आप देखो, एक के वाक्य में एस और ई एस का तो प्रयोग कर नहीं सकते। पहली कंडीशन तो एस या ई एस का प्रयोग कहाँ पर करांगे। ठीक है, देखो वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा जब, कब होगा। देखो पहली कंडीशन है जो अपना सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है वो क्यों होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर में कौन सा ही, सी, इट, एनी नेम। यदि ये है अपना तो अपना क्या होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। दूसरी कंडीशन है भाई जो अपना सेंटेंस है, सेंटेंस है वो क्यों होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सिंपल। यानी वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, डू डज का प्रयोग न हो। ठीक है, कि नहीं हो, डू डज का प्रयोग न हो। बात समझ आएगी। यदि दो कौन सा, देखो एस या ई एस का प्रयोग है, आपने पढ़ा था भाई मेन वर्ब का अगला क्या होगा, एस या ई एस का प्रयोग करांगे। अब वह एस या ई एस दो कंडीशन में करांगे। कौन सा, एक तो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो और दूसरा सेंटेंस अपना क्या हो, सिंपल हो। यानी कि अपना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो। ठीक है, अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज का प्रयोग करा यहाँ पे। यदि वहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है तो डू डज नहीं आओगा, और डू डज नहीं आओगा तो अपना वाक्य कैसा है, सिंपल है। अब देखो यदि इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन टूट गई अपनी, आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे। अब मान लो अपने सेंटेंस तो दी सिंपल, ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह अपना आ गया प्लूरल, तो भी आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे। ठीक है, अब देखो मान लो एग्जाम्पल देखो, ही गोज टू स्कूल, एक तो ये सेंटेंस है, और एक है वी गो टू स्कूल। देखो अब इसमें सब्जेक्ट के है सिंगुलर है और इसमें सब्जेक्ट के है प्लूरल है, पर वाक्य दोनों के दोनों के हैं सिंपल है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने ई एस का प्रयोग कर दिया ना, पर जब आपने सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ले लिया तो आपने ई एस का प्रयोग नहीं कराया ना, नहीं कराया। इसका मतलब क्या है भाई, सब जो अपना सेंटेंस है भले ही सिंपल हो, पर यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल आ गया तो आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे। क्लियर है, अपना सब्जेक्ट एस या ई एस का प्रयोग सिर्फ तब करना है जबकि सब्जेक्ट भी क्या हो, सिंगुलर हो, और सेंटेंस भी क्या हो, सिंपल हो। क्लियर है। अब फोर्थ देखो, अब बात करा भाई, देखो एस और ई एस दोनों एक के उसमें तो लगाया को नहीं सकते। मान लो देखो ई एस ला दिया, इसका गला में एक एस और को नहीं जोड़ सकता ना, या तो केवल एस का प्रयोग करांगे या फिर ई एस का प्रयोग करांगे। ठीक है, अब ई एस का प्रयोग होगा, देखो वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग होगा जब वर्ब का अंतिम वर्ड सी, सी एच, एस, एस एच, ओ, एक्स, जेड हो, अन्यथा केवल एस का
प्रयोग होगा। ठीक है, देखो अब नु भी को नहीं भाई, अपन इकट्ठा एक के वाक्य में या क्या इतना, देखो यदि आपने ये भी को नहीं भाई, आप एक के वाक्य में एक के वर्ब का गला है एस भी जोड़ दिया और ई एस भी जोड़ दिया। देखो ई एस जुड़ेगा कब, जब अंतिम वर्ण अपना के हो सी ओ, सी एच ओ, एस ओ, एस एच ओ, ओ एक्स जेड, यदि इनमें तय अपना अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ड है वर्ब का, जैसे गो था, अंतिम वर्ड क्या आ गया, ओ आ गया ना, ओ देखो इसमें है ना, तो आपने क्या ला दिया, ई एस ला दिया। यदि इनके अलावा कोई वर्ड आवा है तो आप वहां पे किसका यूज करांगे, एस का वर्ब यूज करांगे, क्या करांगे, एस का। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये है अपने जो बेसिक था। ठीक है, कल का अपना काम रहेगा इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है भाई, आपने आज तो ये देखे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग करांगे, प्लूरल गल सॉरी सिंगुलर गला डज का यूज करांगे, प्लूरल का गला डू का यूज करांगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गला एस और ई एस का यूज करांगे। ठीक है, कल ना आप करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर के बारे में, किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और साथ में एक आध इसका यूज भी ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आज एक था।